हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानोड़िया और आपका स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब टेम्परेचर कभी बढ़ाएं या टेम्परेचर को चेंज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजेस आएंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्डिनस इक्वेशन। तो आज हम पूरे डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे पुराने सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे, और कभी नहीं देखे तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप सबसे पहले उन लेक्चर्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन और आर्डिनस इक्वेशन क्या होता है। आज हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं, कभी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड जो होती है रिएक्शन की वो बढ़ जाती है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये एक एग्जांपल दिया था कि कभी आपकी मम्मी खाना पका रही है और कभी लो फ्लेम पे खाना पका रही है तो खाने को पकने में टाइम तो लग जाएगा, पर कभी वही खाना कभी ज्यादा फ्लेम पर पकाया जाए तो खाने की पकने की स्पीड जो है वो तेज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो रिएक्शन की स्पीड हमेशा ही बढ़ेगी। तो शुरू करते हैं हम। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट आएगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप टेम्परेचर बढ़ाए तो रिएक्शन की स्पीड हमेशा ही बढ़ेगी। ये फर्स्ट पॉइंट ने क्लियर कर दिया। और आप इसे घर में रोज ऐसे एग्जाम्पल देखते होंगे, मम्मी जब खाना पकाती है तो ये एग्जाम्पल आपके सामने आ जाता होगा। तो अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि भाई टेम्परेचर कितना बढ़ाए कि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाए। तो एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला है कि कभी हम 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। मतलब आपकी रिएक्शन 40 डिग्री सेल्सियस पे चल रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए कुछ है, और कभी आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब 40 की जगह 50 कर दिया, तो रिएक्शन की स्पीड दुगनी हो जाएगी। ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट से पाया है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर by 10 degree Celsius, rate of reaction becomes nearly 2 times. Rate of reaction becomes 2 times. इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग दुगनी हो जाती है। पर आपको बता दूं, ये जो मेथड है वो है अप्रोक्सीमेट मेथड। ये है अप्रोक्सीमेट मेथड। इसे अप्रोक्सीमेट मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन नियरली 2 टाइम्स हो रही है। नियरली मतलब कोई फिक्स डेटा नहीं है, ये डेटा वेरी कर रहा है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जहां पर ये वैल्यू 2 की जगह 1.8 भी आ रही है, 2.1 भी आ रही है, 1.95 भी आ रही है। इसका मतलब ये जो मेथड है ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड है। तो यहां पर एक साइंटिस्ट का नाम आ रहा है जिसका नाम है आर्डिनस। आर्डिनस कहता है कि मैं अप्रोक्सीमेशन पे विश्वास नहीं करता। उसने एक फॉर्मूला दिया जो एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। तो हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? आर्डिनस के बारे में। तो शुरू करते हैं, आर्डिनस इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पर आर्डिनस इक्वेशन की हम बात करें तो आर्डिनस इक्वेशन जो है वो यहाँ पर एग्जैक्ट मेजरमेंट देता है। कौन सा मेजरमेंट देता है? एग्जैक्ट मेजरमेंट। एग्जैक्ट का मतलब यहां पर अप्रोक्सीमेशन था, तो ये अब आर्डिनस जो देने वाला है वो इक्वेशन कौन सी होगी? एग्जैक्ट मेजरमेंट पर बेस्ड होगी। तो यहां पर इसका फॉर्मूला लिखते हैं जो कि होगा k इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस EA अपॉन में RT। ये फॉर्मूला फिलहाल नया है, पर अभी हम 2 लेक्चर में इसी के बारे में बात करेंगे। तो k इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। आप अपने मन में दोहराए, k क्या है, a क्या है, e क्या है, EA क्या है, R क्या है, T क्या है। तो मैं आपको बताता हूं k यहां पर क्या है।
तो यहाँ पर K जो है वो है रेट कांस्टेंट, K जो है वो है रेट कांस्टेंट। A जो है उसे बोलते हैं आर्हीनियस फैक्टर। इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, ये नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और इसका एक और नाम है, पर हमें इसके ज्यादा नाम से भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि A का मतलब आर्हीनियस फैक्टर से भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर A जो है वो आर्हीनियस फैक्टर है, और यहाँ पर E जो है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। और आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। हाँ, इसके बारे में चर्चा नहीं होगी क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है, पर ये के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेम्परेचर के हिसाब से। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है उसकी यूनिट होती है जूल पर मोल। अब हम बात करते हैं आर की। तो यहाँ पे आर क्या है? आर जो है वो है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आपको पता होगा। और यहाँ पे टी जो है वो है टेम्परेचर, टी जो है वो है टेम्परेचर। तो यहाँ पर अब आप कहेंगे ई क्या है? तो इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। जिस तरह से लॉग होता है वैसे एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, तो ये है एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो अब हम आर्हीनियस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आर्हीनियस इक्वेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें के के बारे में तो पता है, के क्या होता है? रेट कांस्टेंट। यहाँ पर आर के बारे में भी पता है, आर जो है गैस कांस्टेंट है। टी जो है वो टेम्परेचर है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म की चर्चा होने वाली है, और वो टर्म है ईए बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए समझाने के लिए मैं एक इक्वेशन समझाना चाहूंगा, और इस इक्वेशन को मैं नहीं समझा रहा हूं, इस इक्वेशन को आर्हीनियस खुद समझा रहा है कि कोई सी भी रिएक्शन जब होती है तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। तो अभी फिलहाल मैं एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, पहले मैं मतलब समझाता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी का रोल क्या है किसी रिएक्शन में। तो देखते हैं। तो यहां पर हम एक रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर अ रिएक्शन। कभी हम रिएक्शन कंसीडर करते हैं H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। अब आर्हीनियस क्या कहता है? आर्हीनियस कहता है कि आपको लग रहा होगा कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आयोडीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करके क्या बना रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स। पर यहाँ पर आर्हीनियस क्या कहता है कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हुई, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ समय लगा, और आखिर क्या हुआ वो डिटेल में समझा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस क्या हो रहा है? ये जो H2 है, इस H2 का मॉलिक्यूल जो है वो H और H के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सिमिलरली आयोडीन के बीच भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो आर्हीनियस ये कहता है कि ये रिएक्शन जब हो रही होगी तो सबसे पहले हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को तोड़ रहा होगा, और आयोडीन भी अपने बॉन्ड को तोड़ रहा होगा, और साथ के साथ एक और चीज हो रही होगी। बता सकते हैं क्या? हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को तोड़ रहा है, आयोडीन अपने बॉन्ड को तोड़ रहा है, पर साथ के साथ हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा होगा हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, और साथ के साथ क्या हो रहा होगा? आयोडीन और आयोडीन बॉन्ड तोड़ रहे होंगे। इसका मतलब यहां पर रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां पर भी रिएक्शन में बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। और यहां पर हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच बॉन्ड क्या हो रहा होगा बच्चों? फॉर्म। यहां पर भी हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच क्या हो रहा होगा? बॉन्ड फॉर्म। और इस कंपाउंड को बोलते हैं एक्टिवेटेड
एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। और आपको बता दूं इसके आगे की कहानी ये है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने बॉन्ड तोड़ा, आयोडीन आयोडीन बॉन्ड तोड़ रहा है, पर साथ के साथ हाइड्रोजन और आयोडीन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो यहां पर देखिए कितनी सारी प्रोसेस हो रही है। यहाँ पर 3 प्रोसेस एक साथ हो रही है, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है और साथ के साथ 4 कहूंगा मैं, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है और बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रहा है। तो 4 प्रोसेस, और 4 प्रोसेस एक साथ होगी तो उसमें एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। उस एनर्जी को ही कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मैं वापस समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे 4 चीज हो रही है, एनर्जी तो लगेगी। बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी लगती है, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी लगती है। ये सारी एनर्जी किस लिए यूज हो रही है? इस एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने में। इसी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या होगा, ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच बॉन्ड फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच बॉन्ड फॉर्म हो गया और क्या बन गया 2HI। तो आपसे कोई पूछे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है तो आप क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। मतलब एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स को फॉर्म होने में लगी हुई एनर्जी को ही हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड intermediate complex is known as activation energy। और इसे डिनोट किससे करते हैं? EA से। और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर मोल। फिर से मैं कहूंगा क्या हुआ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? आरिनस। आरिनस क्या कहता है? आरिनस कहता है कि हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2HI फॉर्म होता है। पर ये प्रोसेस इतनी जल्दी नहीं हुई, इस प्रोसेस को होने में कुछ समय लगा। वो समय क्यों लगा? देखे, हाइड्रोजन ने बॉन्ड तोड़े, आयोडीन के मॉलिक्यूल्स ने बॉन्ड तोड़े, और बॉन्ड तोड़ने के बाद हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी प्रोसेस हो रही है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। तो इतनी सब चीज करने के लिए एनर्जी चाहिए। इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम डिनोट करते हैं EA से और यूनिट होती है जूल पर मोल। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। तो अब चलते हम कहां पर? अब हम चलते आरिनस की इक्वेशन पे। तो आरिनस की इक्वेशन क्या है? K इक्वल्स टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन में RT। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर ये जो प्रोसेस होती है इस पे तो अफेक्ट पड़ता है। इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट में हम एक्टिवेशन एनर्जी को भी इंक्लूड करते हैं। तो समझ में आया होगा आरिनस इक्वेशन क्या है। पर अभी हमें इसे और आगे बढ़ाना है। क्यों आगे बढ़ाना है? क्योंकि हमारे लिए एक्सपोनेंशियल बोले तो ई जो है एक नई चीज है, पर लॉग जो है कहीं ना कहीं हमने सुना हुआ है। तो क्यों ना हम इस एक्सपोनेंशियल को लॉग में चेंज कर दें। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? इस एक्सपोनेंशियल को किस में चेंज करने वाले हैं? लॉग में चेंज करने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग बेस में e ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ क्या लेने वाले हैं बच्चों? लॉग लेने वाले हैं बोथ साइड। बच्चों आज मैं कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूं तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट बीच में लेते रहे, क्योंकि इसके बाद जस्ट मैं ये मिटा दूंगा और ये लिखने लग जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं लॉग ले रहा हूँ बोथ साइड। तो यहाँ पर याद रखिएगा मैंने लॉग कौन सा लिया है? बेस ई वाला। तो यहाँ पर क्या हो गया? लॉग की, यहाँ पर हो गया लॉग के, और यहाँ पर होगा लॉग a इंटू ई टू द पावर माइनस EA अपॉन में RT।
ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने log k को एज इट इज लिखा, log k को मैंने एज इट इज लिखा। अब एक log की प्रॉपर्टी है, शायद से आपके दिमाग में क्लास 11th की प्रॉपर्टी याद हो, log m इंटू n होता है log m प्लस log n। ये प्रॉपर्टी कभी सुनी हो आपने? log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस n। मतलब जब दो क्वांटिटी के बीच मल्टीप्लाई हो तो हम इसे प्लस के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a और इसके बीच मल्टीप्लाई है, तो क्यों ना मैं इसे लिख दूं log a प्लस log e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। तो अभी हमने क्या किया ये समझ में आया होगा। log m इंटू n था, मैंने इसे क्या कर दिया log m प्लस log n। ठीक है, इसके आगे मैं और सॉल्व करूंगा, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शायद से आपने नहीं लिया हो तो आप ले लीजिए, जब तक मैं इसे रफ करता हूं ले लीजिए स्क्रीन। चलिए अभी हमने यहां पर क्या किया था, प्रॉपर्टी लगाई थी log m इंटू n की, जो कि होती है log m प्लस log n। सिंपल है। अब मैं एक प्रॉपर्टी और बताना चाहूंगा, उससे पहले लिखता हूं log, वापस लिख रहा हूं log k और यहां पर log a, और यहां पर एक प्रॉपर्टी लगने वाली है, आपको बता दूं log e इंटू ई कितना होता है 1, log e और कभी बेस e है तो कितना होगा 1। हाँ, कभी log 10 हो तो भी 1 होता है, log 2 हो तो भी 1 होता है। मतलब बेस और ये क्वांटिटी कभी सेम है तो ये आंसर कितना आता है 1 आता है। तो मैं इस क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा माइनस का ई ए डिवाइड बाय आर टी। क्या हुआ ये बात समझ में आई होगी। इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ 1, तो ये क्वांटिटी नीचे आ जाएगी और हो जाएगी माइनस का ई ए अपॉन में आर टी। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी और बताना चाहूंगा। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और लग रही है, क्या log m टू द पावर n क्या होता है n log m। log m टू द पावर n क्या होता है n log m। मतलब पावर नीचे गिर जाती है, पावर नीचे गिर जाती है तो n log m होता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है। ये जो पावर है नीचे गिर गई और इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। मैं फिर से बताता हूँ, ये पावर नीचे गिर गई, log m टू द पावर n है, तो ये प्रॉपर्टी नीचे गिर गई और इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो यहां पर ये बात समझ में आई होगी। अब एक और प्रॉपर्टी होती है, वो बता दूं, जब log की बेस e है और कभी आपको log को बेस 10 में चेंज करना है तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कब करते हैं जब log बेस e को कन्वर्ट करना हो log बेस 10 में। अब क्वेश्चन ये उठता है आपके मन में कि कन्वर्जन क्यों, तो आपको बता दूं कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके पीछे टेबल दी हुई है जो कि लॉग टेबल है, और उस लॉग टेबल में log बेस e की वैल्यू नहीं दी है। वैल्यू जो दी है वो किसकी दी है, log बेस 10 की। इसलिए न्यूमेरिकल करते टाइम हम log बेस 10 यूज करते हैं, ना कि log बेस e। इसलिए तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसे log बेस e को चेंज करने के लिए मैं यहां पर log e को log 10 में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और यहां पर भी क्या कर रहा हूं मैं 2.303 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया log बेस 10a हो गया, और ये एज इट इज माइनस का ई ए अपॉन आर टी एज इट इज। इस इक्वेशन को सुंदर दिखाने के लिए एक काम करता हूं मैं, log 10 के एज इट इज लिखता हूं और इस 2.303 को मैं डिवाइड कर देता हूं, इस तरफ ले जाता हूं, तो यहां का 2.303 तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा log बेस 10a, और यहां पर जो आएगा वो आ जाएगा 2.303 RT। कभी हम यहां पर थोड़ा सा और सुंदर वे में लिखें log बेस 10k में को, तो log पहले इस क्वांटिटी को लिख लेते हैं, क्या है ये माइनस का ई ए अपॉन में 2.303 R, और इसे हम 1/t को अलग से लिख देते हैं फिलहाल के लिए, और प्लस log बेस 10a। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। क्या किया मैंने, कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाया,
कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा काम किया है। और वो क्या किया है, log 10k को एज इट इज लिखा, इस क्वांटिटी को मैंने पहले लिख दिया और इसे मैंने बाद में लिख दिया। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को, और ये स्लोप है m, और ये क्या है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, c को। तो ये कहीं ना कहीं किसकी इक्वेशन बनती हुई दिख रही है, ये इक्वेशन बनते हुए दिख रही है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो यहाँ पर ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो यहाँ पर बनेगा y एक्सिस, यहाँ पर आएगी y एक्सिस, और y एक्सिस पे बताए क्या आएगा, तो y एक्सिस पे आने वाला है log बेस 10 के। अब log आपने शायद से यूज नहीं की है 11th क्लास में, पर 12th क्लास में log का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो log क्या होता है, न्यूमेरिकल में कैसे यूज करते हैं डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ log लिया था, log जो लेते हैं वो log बेस e में लेते हैं, पर जब log बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कर दिया हमने। तो यहाँ पे y एक्सिस पे log 10k आया, x एक्सिस पर कौन आएगा, x एक्सिस पर आएगा 1/t टेम्परेचर, और स्लोप कितने का आएगा, माइनस का EA अपॉन में 2.303 r, और इंटरसेप्ट जो होगा वो आएगा किसका, log बेस 10a का इंटरसेप्ट है, प्लस c इंटरसेप्ट होता है। और यहाँ पे स्लोप जो आएगा वो नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ गिरता हुआ होगा। तो ग्राफ जो है वो है माइनस का EA डिवाइड बाय 2.303, और यही क्या है बच्चों, स्लोप है। ये क्या है, स्लोप है। तो उम्मीद करता हूं ये इक्वेशन आपको समझ में आई होगी। न्यूमेरिकल में हम इसका फॉर्मूले का बहुत यूज करने वाले हैं, तो आप सभी लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हमें एक फॉर्मूला और करना है जो न्यूमेरिकल पर्पस से है। अभी हमने आरएनएस इक्वेशन देखी, k इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस EA RT, ये आरएनएस की इक्वेशन है। पर सच कहूं तो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है। हमारे लिए जरूरत की चीज जो है वो है लॉग वाला फॉर्मूला, इसलिए मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर क्रॉस लगाना चाहूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पर्पस पे ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, इस फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे। पर एक फॉर्मूला और है जो हम न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे, वो फॉर्मूला क्या है तो आपको बता दूं। सपोज जब टेम्परेचर T1 था, जब टेम्परेचर T1 है तो मान लीजिए उस टाइम रेट कांस्टेंट कितना है, K1 है। और मान लीजिए कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, T1 से कितना कर दिया, T2 कर दिया, तो रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पीड बढ़ती है, तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले में एक बार T1 रखूंगा और K1 रखूंगा, और एक बार T2 रखूंगा और K2 रखूंगा। तो पुट करो इस ये वैल्यू को इसमें पुट करो तो क्या मिलेगा, लॉग बेस 10 K1 इक्वल्स टू माइनस का EA डिवाइड बाय 2.303 RT1 प्लस लॉग बेस 10A। क्या किया है मैंने, एक बार K1 और T1 रखा है और दूसरी बार मैं K2 और T2 रखूंगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर A दे देता हूं, और अगली बार मैं क्या कर रहा हूं, K1 की जगह पुट कर रहा हूं K2 माइनस का EA एज इट इज 2.303 R T2। T1 की जगह मैंने कितना लिख दिया है, T2, और प्लस लॉग बेस 10A। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें, क्या करें। देखो ये फॉर्मूले पे तो मैंने क्रॉस लगा दिया है, इस फॉर्मूले को मैंने लॉग बेस 10K में चेंज कर दिया है। और ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब टेम्परेचर T1 होगा तो रेट कांस्टेंट K1, और जब टेम्परेचर बढ़ा दिया या घटा दिया तो टेम्परेचर चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा K2। तो ये रख दिया हमने, इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 3। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन B में से इक्वेशन A को क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन B में से इक्वेशन A को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, B माइनस A। तो यहां पर log 10 K2 में से log 10 K1 माइनस होगा, log 10 K2
किसी को नहीं दिखा तो बता दूं, मैंने इक्वेशन बी में से इक्वेशन ए को क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट। बिल्कुल, इक्वेशन बी ये है तो इक्वेशन बी को पहले लिखूंगा, और इक्वेशन बी क्या है, माइनस का ई है 2.303 आर T2, पहले इक्वेशन बी को लिखूंगा, फिर क्या आएगा, माइनस कर रहा हूं तो माइनस, और फिर इक्वेशन ए आएगी, और इक्वेशन ए क्या है, इक्वेशन ए क्या है, माइनस का ई है डिवाइडेड बाय 2.303 आर T1। मैंने क्या किया है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया है, इक्वेशन बी में से इक्वेशन ए को माइनस किया है, तो इक्वेशन बी ये रही, माइनस कर रहे हैं तो माइनस, और इक्वेशन ये रही। अब मैं log 10a को नहीं लिख रहा हूं। आप सोच सकते हैं क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आपने इसे माइनस किया है, तो log 10a से log 10a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल, मैं यहाँ पे काट के दिखा रहा हूं, कैंसिल हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी होती है, शायद से आपको प्रॉपर्टी पता हो, प्रॉपर्टी होती है log बेस 10 log m माइनस log n होता है log m बाय n। एक प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n कितना होता है, log m बाय n। तो यहां पर मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, log m माइनस log n कितना होगा, log m बाय n। और यहाँ पे दिमाग लगाएं, अब जगह भी कम है तो थोड़ा सा दिमाग ही लगा लेते हैं। देखिए ये माइनस है, और ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा हो तो बताएं, क्या कॉमन आ रहा है, ई है, दिख ही रहा है, और साथ के साथ क्या कॉमन आ रहा है, 2.303 आर कॉमन आ रहा है। तो बता सकते हैं अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक तो 1/T1 और एक बचेगा 1/T2। अब क्वेश्चन ये उठता है कि T1 का साइन माइनस है या T2 का, तो देखते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका था, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1/T1, देखिए 1/T1, और यहां पर तो माइनस है इसलिए यहां पर क्या आएगा, 1/T2। ठीक है, तो यहां पर हमारा एक नया फॉर्मूला मिल चुका है, log 10 K2/K1 इक्वल्स टू EA डिवाइड बाय 2.303 इंटू R, और कभी यहाँ एलसीएम ले ले, T1 T2, तो T2 1 T2 माइनस T1, तो यहाँ पर एक नया फॉर्मूला हमारा बन चुका है। न्यूमेरिकल पर्पस से ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन हमेशा, इस पर तो क्वेश्चन हमेशा ही आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में, जेई एग्जाम में, नीट एग्जाम में, जो भी एग्जाम ले ले उस पर ये आता ही है। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए, एक तो 1, ये फॉर्मूला हो गया 2, और ये फॉर्मूला हो गया 3। इन सब पे मैं स्टार लगा देता हूं, ये फॉर्मूले हो गए हमारे तैयार। तो फॉर्मूले याद करना तो पड़ेंगे, न्यूमेरिकल करने हैं तो फॉर्मूले तो याद करने होंगे। तो एक बार फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं फाइनली, और लेक्चर को खत्म करते हैं। आर्डिनस इक्वेशन क्यों आई पिक्चर में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही थी, पर वहां पर एक अप्रोक्सीमेशन मेथड थी कि टेम्परेचर कभी 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए तो रेट ऑफ रिएक्शन नियरली 2 टाइम्स हो रही है, मतलब अप्रोक्सीमेशन आ गया नियरली। तो यहाँ पर आर्डिनस ने एक एग्जैक्ट मेजरमेंट दिया, उसने एक फॉर्मूला डिराइव किया, और फॉर्मूला दिया K इक्वल्स टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। यहाँ पे EA के बारे में भी बात की। EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने के लिए यूज हो। अब यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल करने थे, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए इस फॉर्मूले को हमने लॉग में चेंज कर लिया, तो लॉग में चेंज कर दिया हमने इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले को याद कर ले, और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब आपको टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट K1 दिया हो और टेम्परेचर T2 पर रेट कांस्टेंट K2 दिया हो, तब इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को याद कर ले। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं खत्म करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी से विनती है कि आप सभी लोग पुराने लेक्चर्स कंप्लीट कर ले, क्योंकि अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो चुका है, सिर्फ न्यूमेरिकल बचे हैं इस टॉपिक के, और ये खत्म होने के बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की एक एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं।
फिजिक्स का भी एक साथ में चलेगा और केमिस्ट्री का भी, और रोज वीडियोस अपलोड होंगी। और साथ ही साथ मैं जेई की भी प्रैक्टिस शीट देने वाला हूँ, जेई और नीट की भी प्रैक्टिस शीट देने वाला हूँ। तो आप सभी लोग चैनल को, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को अभी जाए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ले लीजिए।